आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और कई अभी कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, यूपीपीएससी आयोग की तरफ से जारी किया गया था कि कौन कौन से ऐसे स्टेप लिए जा रहे हैं जिससे कि भर्ती परीक्षा को और ज़्यादा पारदर्शी और बेहतर ढंग से कराया जा सके। देखिए, उसमें दो इम्पॉर्टेंट स्टेप है, दो महत्वपूर्ण कदम है जो इन्होंने लिया हुआ है। एक तो प्रश्न पत्र किस तरीके से छपेगा, कौन कौन से प्रेस शामिल होंगे, उसके ऊपर एक ये न्यूज़ आया हुआ है। और दूसरा जो है वो परीक्षा केंद्रों को लेकर है। परीक्षा केंद्रों को लेकर जो निर्णय लिया गया है उसमें एक बार फिर से पुनर्विचार किया जा सकता था। हालांकि अब सब चीज़ें अपने हाईएस्ट लेवल से लिए जा चुके हैं, डिसीज़न लिए जा चुके हैं, तो उसमें अब ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता है। उसमें एक बार पुनर्विचार करना चाहिए, किया जा सकता था। तो चलिए देखिए, पहला जो इसमें है वो है अब कि एक प्रेस को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी प्रश्न पत्र छापने के लिए, दो प्रेस में प्रश्न पत्र छपेंगे। और यूपी ट्रिपल एससी में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 स्टेप में अलग अलग एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई थी, उसी तरीके की कुछ जिम्मेदारी आप लोगों को अभी देखने को भी मिलेगी। तो क्या दिया हुआ है इस बारे में न्यूज़? विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में व्यापक पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। इसके तहत हर भर्ती के अब दो दो अलग प्रश्न पत्र तैयार करने के साथ इनकी प्रिंटिंग भी अब 2 प्रेस में होगी। तो प्रिंटिंग जो पहले एक प्रेस में हुआ करती थी, अब वो 2 प्रिंटिंग प्रेस इसमें शुरू से शामिल होंगे। इतना ही नहीं, जो ओएमआर शीट है उसमें भी आप जैसे A B C D इस तरीके से देखते थे, सीरीज़ लिखा होता था, अब वैसे नहीं होगा, मल्टीपल सीरीज़ में होगा, जैसे A B B C D E इस तरीके के कुछ आपको देखने को मिलेगा। पुलिस आरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद भर्ती आयोग के साथ ही सरकार की इस मामले में जमकर फजीयत हुई है। इस कारण सरकार ने 14 बिंदुओं वाली नई गाइडलाइन तैयार की है। इसमें प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर छपाई, परीक्षा केंद्र निर्धारण समेत हर स्तर पर बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव हुआ है, आगे क्या लिखा है? साथ ही पूरी प्रक्रिया निर्धारित कर अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। तो जैसे प्रश्न पत्र छपने से लेके और प्रश्न पत्र बांटने तक, उसके बाद जो वापस वो पहुंचेगा आयोग के पास, पूरी प्रक्रिया में हर स्तर पे अधिकारी की जिम्मेदारी बांट दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी स्तर पे कोई दिक्कत, अगर समस्या अगर दुर्भाग्यवश होती है तो कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं होगा कि उस स्तर पे किसी की जिम्मेदारी अधिकारी की नहीं थी। हर स्तर पे अधिकारियों की जिम्मेदारी जो है वो तय की गई है। देखते हैं आगे क्या है। शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार हर भर्ती परीक्षा के प्रत्येक पाली के लिए कम से कम 2 प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। ठीक है, दोनों ही प्रश्न पत्र 2 अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से छपवाए जाएंगे। कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में लाया जाएगा, इसका निर्धारण परीक्षा वाले दिन या फिर एग्ज़ाम शुरू होने से अधिकतम 5 घंटे पूर्व किया जाएगा। तो 2 पेपर छप के तैयार हो गए 2 प्रिंटिंग प्रेस से, या तो उस दिन तय किया जाएगा कि चलो इस वाले प्रिंटिंग प्रेस के पेपर को आज एग्जामिनेशन के लिए देना है लोगों, बच्चों, कैंडिडेट को, अभ्यर्थियों को, या फिर 5 घंटे पहले निर्धारित होगा। तो 7:30 बजे का एग्ज़ाम है तो वो 2:30 बजे रात में तय होगा, मतलब 9:30 बजे है तो भोर में तय होगा कि अच्छा ये वाला प्रश्न पत्र हमें देना है। ठीक है, ये अच्छा यहाँ पर देखिए कि ये है, यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था यूपी ट्रिपल एससी में भी हो रहा है, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि परीक्षा की हर प्रक्रिया के लिए होगी अलग अलग एजेंसी। पूरी परीक्षा की व्यवस्था एक एजेंसी के पास नहीं होगी। मतलब पेपर छपने से लेके जो पेपर वापस ओएमआर शीट जो वापस पहुंचेगी आयोग के पास, ये पूरी जो प्रक्रिया है इसमें 4 एजेंसियां काम करेंगी। एक एजेंसी का काम क्या रहेगा? पेपर तैयार करना। तो प्रिंटिंग प्रेस में वो पेपर छापेगा और 2 प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर आप इस्तेमाल में ले रहे हैं। फिर पेपर तैयार करना, पेपर छपवाना तथा सभी जिलों के कोषागार तक पहुँचाने का काम रहेगा। पेपर आपने प्रिंट किया, पेपर तैयार हो गया और उसको ले जाके जो केंद्रीय कोषागार है जहाँ पे सारे आपके राज्य के पेपर एक जगह पे सबमिट होंगे, वहाँ पे जाके जमा हो जाएंगे। फिर दूसरी एजेंसी क्या करेगी? वो वहाँ से केंद्रीय कोषागार से पेपर उठाएगी। पेपर उठाने के बाद उसको सारे जो निर्धारित केंद्र है, परीक्षा केंद्र है, उनके पास ले जाके बांट देगी। वहाँ उसके बाद जो परीक्षा हो जाएंगे उसको वहाँ से लेगी और जो ओएमआर शीट को स्कैन करेंगे उसके पास ले जाके दे देगी। यूपी ट्रिपल एससी में परीक्षाएं जो नहीं हो रही है उसका कारण यही है। ये दूसरे चरण की जो एजेंसी थी वो एडू टेस्ट थी। एडू टेस्ट वही थी गुजरात की कंपनी जो पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा कराना था जिसको। अब वो पुलिस कांस्टेबल में उसका पाया गया है संदिग्ध रोल, तो वहाँ पर उसको बैन कर दिया गया। जब वहाँ बैन कर दिया गया तो यूपी ट्रिपल एससी के परीक्षा में आप कैसे परीक्षा कराएंगे?
क्योंकि एक ही स्टेट का दोनों परीक्षा है, तो इसलिए एडू टेस्ट को बैन कर दिया गया। वो दूसरे स्टेज, यही जो दूसरे चरण की एजेंसी है उसको ढूंढा जा रहा है, इसलिए यूपी ट्रिपल एससी में अभी तक एग्ज़ाम कराने को लेके कुछ निर्धारण नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से फिर क्या होगा कि एक एजेंसी का काम रहेगा कि केंद्र की व्यवस्था देखना, सीसीटीवी वगैरह ठीक से चल रहा है, चेकिंग वगैरह सही से हो रही है, ये केंद्र की व्यवस्था का काम देखेगा। और चौथे का काम रहेगा ओएमआर शीट की स्कैनिंग करना और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक आयोग को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होगी। तो 4 अलग अलग एजेंसी 4 अलग अलग स्तर पे काम कर रही होगी। पहले स्तर पे 2 परीक्षाएं आपके प्रिंट परीक्षा पे प्रश्न पत्र के लिए 2 आपकी प्रिंटिंग एजेंसी होगी। कुल मिला के बात यही लिखा है इसमें, ठीक है। अच्छा ये देखिए, अफवाहों का तत्काल खंडन करेगा आयोग। यही यूपी ट्रिपल एससी में मैंने आपको बताया था, यही यहाँ पर भी होगा कि शुरू में कोई भी अगर कह देगा कि अरे पेपर आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो पहले ये कहेंगे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाद में जब चीज़ें स्पष्ट होंगी, अगर कहीं दुर्भाग्यवश किसी भी परीक्षा में हो जाता है, तब आयोग मानेगा कि हाँ सच में इस तरह की कोई चीज़ें हुई हैं। और दूसरी जो बात है वो है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, पहले ऐसा लगा कि गृह जनपद जो है वो महिलाओं को और विकलांग जन जो हैं उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, लेकिन दिव्यांग जन और महिलाएं इन दोनों को नहीं दिया जा रहा है गृह जनपद। सिर्फ जो दिव्यांग जन हैं उनको दिया जाएगा गृह जनपद, जो महिलाएं हैं उनको गृह जनपद से बाहर भेजा जाएगा लेकिन मंडल में रखा जाएगा। और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, आप लोगों को, सभी लोगों को, हम सब लोगों को गृह मंडल से बाहर रखा जाएगा। यही कुल मिला के यहाँ पे बात रखी गई है। मतलब सिंपल सा मान लीजिए कि प्रयागराज के आप निवासी हैं, तो प्रयागराज जिला भी है, प्रयागराज मंडल भी है। तो जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं वो प्रयागराज के जिले में हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं, तो प्रयागराज में ही उनको परीक्षा केंद्र मिल जाएगा। जो महिलाएं अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थियों को प्रयागराज जिले से बाहर भेजा जाएगा परीक्षा के लिए, लेकिन प्रयागराज मंडल में आपका आता है जैसे कौशाम्बी, उसमें आता है फतेहपुर, और उसमें एक आपका आता है प्रतापगढ़। तो ये जो 3 ज़िले हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको प्रतापगढ़ भेजा जा सकता है, फतेहपुर भेजा जा सकता है, कौशाम्बी भेजा जा सकता है। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जितने मेल कैंडिडेट्स हैं, इसमें से कोई ज़िला नहीं मिलने वाला है। या तो आप वाराणसी आइए, या तो आप लखनऊ के किसी मंडल के ज़िले में जाइए, जैसे अमेठी, रायबरेली, उधर चले जाइए, या फिर जौनपुर साइड चले जाइए। इस तरीके से आपको भेजा जाएगा। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि पुरुष अभ्यर्थियों के मंडल से बाहर मिलेंगे परीक्षा केंद्र, महिला अभ्यर्थियों को मंडल में ही मिलेगा, लेकिन उनका जो केंद्र होगा वो गृह जनपद से बाहर मिलेगा। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको गृह जनपद में आवंटित किए जाएंगे परीक्षा केंद्र। कुल मिला के यही बात कही गई है। यहाँ पे भी ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश के सभी भर्ती आयोगों, बोर्डों और अन्य भर्ती संस्थाओं की परीक्षा में अभ्यर्थियों को अब उनके गृह जनपद में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। केवल जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको गृह जनपद में परीक्षा केंद्र मिलेंगे। शासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक से अधिक जनपद में परीक्षा के आयोजन की स्थिति में पुरुष अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। तो यूपीपीएससी आयोग का जो ये परीक्षा है, आरओ, पीसीएस, जाहिर सी बात है कि एक जनपद में तो आपकी परीक्षा होती नहीं है। जो बाकी जो हो एग्ज़ाम होते हैं कुछ नॉर्मल, जिसमें 3-4 हज़ार अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं, वो आप भले ही करा दीजिए एक ज़िले में। तो यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थियों को बाहर भेजा जाएगा, अपने गृह मंडल से बाहर, और जो गृह जनपद से बाहर है वो महिलाएं जाएंगी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है ऊपर। बस कुल मिला के बात इसमें यही लिखा हुआ है। बाकी ये और भी जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि 2 परीक्षार्थी अब बनेंगे साक्षी, सीसीटीवी से रखी जाएगी नज़र, परीक्षा कक्ष के अंदर जो प्रश्न पत्र होंगे या ओएमआर शीट का सील होगा, उसके पैकेट खोलते समय साक्षी के रूप में जो साइन कराया जाता है ना, आगे एक कैंडिडेट बैठा होता है, उसे साइन कराया जाता है कि देखो मैंने तुम्हारे सामने पेपर फाड़ा, कक्ष निरीक्षक दिखाते हैं उसको पेपर। वहाँ पर अब क्या होगा कि 2 अभ्यर्थियों से साइन लिया जाएगा। वहीं पर्यवेक्षणीय अधिकारी के नेतृत्व में परीक्षा की जो सीसीटीवी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और उसके लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। एक दिन में 2 पालियों में परीक्षा होने पर प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका को परीक्षा केंद्रों पर दोनों पालियों के लिए अलग अलग लाया जाएगा। देखिए ठीक है, परीक्षा केंद्रों को आप बेहतर तरीके से निगरानी कर रहे हैं, एजेंसियों पे ध्यान दे रहे हैं, इन सभी सुधारों का स्वागत है।
और जनपद के बाहर भी आप भेज रहे हैं अभ्यर्थियों को, चाहे महिला अभ्यर्थियों चाहे पुरुष अभ्यर्थियों, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से तो बाहर सभी लोग जा रहे हैं। अब मंडल से बाहर आप पुरुष अभ्यर्थियों को भेज रहे हैं और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं आप उनको कम से कम मंडल में रख रहे हैं, ये भी ठीक है। गृह जनपद में भी रखते तो भी ठीक था, लेकिन अपना जो डिसीज़न है वो डिसीज़न है, हाईएस्ट लेवल पे बैठे हुए लोग हैं, उनका अपना डिसीज़न मान्य होगा सबके लिए। लेकिन जो ये मानवीय भूल अभी देखने को मिली है पीसीएस जुडिशरी में, यहाँ तो किसी भी तरह का कोई सेंटर की दिक्कत नहीं थी ना, तो यहाँ पर भी अंदरूनी स्तर पे भी आयोग को बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है। क्योंकि सबने एग्ज़ाम दे दिया, फाइनल रिजल्ट के लिए हम वेट कर रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि चलो ठीक है हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन कारण अगर ये निकलेगा कि सिर्फ कोड का इधर से उधर पेपर आपने साथ में लगा दिया, अटैच कर दिया, और उसकी वजह से आपका रिज़ल्ट बेहतर ढंग से नहीं आया, तो फिर यहाँ पे अभ्यर्थियों का और इतनी तामझाम का क्या मतलब निकलेगा। तो सुधार जो है वो हर स्तर पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ परीक्षा केंद्रों पे निगरानी रख ली तो चीज़ें सुधर गईं। प्रिंटिंग प्रेस पे भी निगरानी रखनी होगी, उसकी भी जिम्मेदारी तय करनी होगी, जवाबदेही तय करनी होगी। और कर्मचारियों की जवाबदेही से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, अधिकारियों के जवाबदेही से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो हायर अथॉरिटी पे बैठे हैं, वो उच्च स्तर पे बैठे हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तभी हमें बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और भरोसा जो पहले जैसा आयोग पे था वो भी बनेगा। आप लोगों के जो भी सुझाव है, जो भी आपको अपनी बातें रखनी है, कमेंट बॉक्स हमेशा आप लोगों के लिए खुला हुआ है। कोई और भी चीज़ें आपको पूछनी है तो बिल्कुल आप ज़रूर बात रखिएगा अपना। आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे टाइप के करंट अफेयर्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो वीडियोस आपके लिए आएंगी, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो कुल मिला के यही दोनों अपडेट है। और भी कोई ख़ास अपडेट मिलेगा तो ज़रूर आप लोगों को सूचित किया जाएगा। पढ़ते रहिए। कुल मिला के बात यही है, यही आपके लिए फ़ायदा देगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।